ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, श्वसन। श्वसन में आप लोगों ने कल देख लिया था श्वसन कहते किसे हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोगों को माने ग्लूकोज यानी ऊर्जा मिलता है। अंतिम उत्पाद हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। श्वसन लड़के तुम बताओ श्वसन किसे कहते हैं। हाँ बोलो बोलो, घर पे नहीं पढ़ के आते हो। ठीक है, लेकिन जानते रहो, हम कई बार आपको कह दिए श्वसन, आप रटोगे तो फिर याद नहीं होगा। श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा ना, हाँ, किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या हो जाता है, और अगर कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण हुआ तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिल गया, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का, शरीर का ऊर्जा घर कहलाता है, और वह तभी टूटता है जब उसमें क्या मिले, ऑक्सीजन। तो यानी श्वसन की क्रिया कुल मिला के क्या है, आपको 3-4 चीजें मिलेंगी। जब आप श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन को आप ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, और आपके कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से जब ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा तो उसको किस में बदल देगा, ऊर्जा के रूप में। तो अंतिम उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा और ऊर्जा। ऊर्जा एटीपी के रूप में, इसीलिए ऊर्जा का मुद्रा, ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगा, और आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा 2 तरीके से मिल सकता है, या तो वायवीय श्वसन हो या तो अवायवीय हो। वायवीय श्वसन में जहाँ हवा की स्थिति में हो, यानी वायु की उपस्थिति में हो, वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा बनेगा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा, और अवायवीय में ऊर्जा कम बनेगा। तो अगर आपसे पूछे श्वसन, किस श्वसन में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा मिलती है, वायवीय। वायवीय में कुल मिला के 673 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी, जबकि अवायवीय में 27 किलो कैलोरी। कितना, 27। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि श्वसन माने श्वसन के यानी ऑक्सीजन के आधार पर श्वसन के प्रकार, ऑक्सीजन के अनुसार श्वसन के क्या प्रकार अनुसार दिया होगा, या आधार पे श्वसन के क्या प्रकार, हेडिंग डाले थे ना आप लोग, ऑक्सीजन का आवश्यकता अनुसार ना श्वसन के प्रकार। तो आप 2 प्रकार का श्वसन देखे थे, ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार श्वसन का प्रकार, ऑक्सीजन के आवश्यकता अनुसार लड़के श्वसन के प्रकार, आवश्यकता अनुसार श्वसन के प्रकार। अब देखिए श्वसन कितने प्रकार का होगा, आवश्यकता के अनुसार 2। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को अवायवीय, एक को वायवीय, पहले वायवीय पढ़ा दिए, वायवीय या ऑक्सीय ना, वायवीय या ऑक्सी श्वसन। यह वायवीय ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका में पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, ऊर्जा का घर, ऊर्जा का घर, क्योंकि ये ऊर्जा को संचित करके रखता है और ना ग्लूकोज के रूप में, और बाद में अभी हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के रूप में संचित किया है, और जब जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपके शरीर को मिलना चालू हो जाएगा ऑक्सीजन की। देखो ये वाला आप जानते भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, जब आप ज्यादा काम करेंगे, देखो ऊर्जा के रूप में आपकी संचित है ग्लूकोज ना, ग्लूकोज संचित रहता है किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। ये जब आप इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, तब यह काम करना अच्छे से चालू कर देता है। आप देखो इसको हम उदाहरण प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब आप कभी ज्यादा काम कर दें, बहुत ज्यादा, तो आपके पेशियों में दर्द होने लगता है। जैसे आप खाद कभी छीट दीजिए, बल्टी उठा के एक आध बीघे में खाद छीट दीजिए, तो सुबह में देखेंगे ना ये हाथ ऐसे नहीं होता, या फिर बाल्टी आपने पकड़ा है तो ये हाथ ऊपर होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देता जानते हो, क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल बदल गया है। किसमें, लैक्टिक अम्ल।
थकावट लगने पर मांसपेशियों में ये ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में तब बदल जाएगा कोई क्या यार, तुम आते ही पानी पीने लगे ना। जब आप कोई भी काम करोगे, जैसे जैसे आपने काम करना चालू किया ऑक्सीजन मिलना चालू होगा। एक सीमा से ज्यादा आप काम करना चालू कर देंगे तो ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन उतना, जैसे जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं। जैसे आप दौड़ते हो तो हांफने लगते हो, क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना तेजी से आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, इसीलिए आपको क्या आने लगता है, हांफने लगते हो। वही काम लगातार रोज करते रहोगे तो फेफड़ा उतना एक्टिव हो जाएगा। जैसे पहले दिन आप दौड़ना चालू करो तो आप देखोगे पहले दिन दौड़ते समय आपको माने सांस ज्यादा फूलेगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन दौड़ने के बाद हैबिट में हो जाएगा। जब हैबिट हो गया तो उतना सांस आपका नहीं फूलेगा, तब तक फेफड़ा क्या कर लिया, कवर कर लिया। इसी तरीके से जब आप कभी ज्यादा काम कर दो या कहीं खेत जुता हुआ हो वहां ज्यादा डोल दो, या फिर कभी आप पैदल कुछ ज्यादा दूर, जैसे आपने जितना दूर डोला नहीं है पैदल उतना दूर आप पैदल डोल दीजिए या साइकिल चला दीजिए तो आपके यहाँ देखिए दर्द होने लगेगा। कहाँ? मांसपेशियों में दर्द। क्या हो गया जानते हो? लैक्टिक अम्ल जम गया। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल जमता कब है जानते हो? जब ग्लूकोज को अच्छे से ऑक्सीजन न मिले। ग्लूकोज को न मिलने का मतलब किसको न मिलना? माइट्रो। अब मिला नहीं ऑक्सीजन तो जो ग्लूकोज था वो किस में बदल गया? लैक्टिक अम्ल। इसीलिए पेशियों में क्या होने लगता है? थकान, और थकान होने से क्या होने लगता है? दर्द। समझ गए? तो यानी ऑक्सीजन जरूरी है। ग्लूकोज अगर आपके शरीर में ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन देगा कौन? कौन लेगा? ग्रहण करने का काम करेगा फेफड़ा, लेकिन पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा ब्लड। तो ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कैसे किस तरीके से ये कुपिका द्वारा ले जाएगा इधर उधर। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला आपने देख लिया, इसको कंप्लीट आपने देख लिया। यह वायु की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह कोशिका के कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह सजीवों में होने वाली घटना, जितने भी जीव जंतु हैं सब इसी प्रकार का करते हैं। ठीक, आगे दूसरे प्रकार का जो श्वसन है उसको कहते हैं अनाक्सी श्वसन। क्या? अनाक्सी। अनाक्सी, अनाक्सी या अवायवी। अवायवी, अनाक्सी श्वसन या क्या? अवायवी। अब आप लोग ध्यान से देखा करो तभी आएगा, नहीं तो आप लोग देखते नहीं हो, फिर पूछ लो तो आप बता नहीं पाते, आके बैठ जाते हो। ये देखो लिखा ही है अनाक्सी या अवायवी, यानी ये वायु की नहीं, हाँ अ का मतलब नहीं, यानी वायु की उपस्थिति में नहीं होगा। वायु की उपस्थिति में नहीं। अगर वायु की उपस्थिति में नहीं होगा, उपस्थिति में नहीं, यह एक कैसी प्रक्रिया होगी? जटिल। ये भी जटिल है, ये भी, तो यह एक जटिल प्रक्रिया होगी। ठीक, यह वायु की उपस्थिति में होगी कि नहीं? नहीं, वायु की उपस्थिति में नहीं होती। दूसरी बात, यह क्रिया कहलाता है किण्वन विधि। कौन सी विधि? किण्वन विधि। तो किण्वन विधि किसे कहते हैं? किण्वन। ठीक, किण्वन विधि समझ लो। ईस्ट या जीवाणुओं में, किसमें? ईस्ट में या जीवाणुओं में। देखो ये क्या होता है, इस ऐसी किण्वन विधि जो है ना, इस विधि में आप लोग देखेंगे जो भी ऊर्जा बनेगा वो ऊर्जा, आप लोग यहाँ ज्यादा ऊर्जा बना रहे हो ना, यहाँ बनने वाला ऊर्जा केवल 5% होगा। कितना परसेंट? 5%। बाकी शेष ऊर्जा नहीं बन पाता। जो ग्लूकोज आपने लिया है उस ग्लूकोज के रूप में जो संचित है वो केवल कितना % के रूप में बनेगा? 5। बाकी शेष फिर से वो बन जाएगा ग्लाइकोलिसिस ना, ग्लाइकोजन में। और उस ग्लाइकोजन किसके द्वारा बना दिया जाएगा? ये लीवर के द्वारा। याद करो, पढ़ा दिए हैं। जो ग्लूकोज था, जो जिसको आपने ऊर्जा बना लिया वो तो आपके शरीर में यूज हो जाएगा ना। छोटे जीवाणुओं और ईस्ट में यह क्रिया देखने को मिलती है ना। छोटे जीवाणु और ईस्ट में इनका जो भी आपने खाया पदार्थ है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और यही क्रिया कहलाता है क्या? किण्वन विधि। किण्वन विधि आप ऐसे समझो, ये क्या करता है? किसी चीज को जल्दी से जल्दी तोड़ देता है, लेकिन इसका ऊर्जा के रूप में ज्यादा यूज आप नहीं कर पाते। जैसे आपने कभी जलेबी बनाने वाले को देखा होगा,
तो उसमें एक जो मैदा रहता है, मैदा में डाल दिया जाता है हाइड्रा, क्या कहते हैं उसको कल, हाँ हाइड्रो को आपने देखा है ना, या ईस्ट को, उसमें जैसे ही डालेंगे सरसों के दाने के जैसा होता है, वो क्या हो जाएगा, पूरा मैदे को एकदम तोड़ देगा, पतला कर देगा, बजबजा देगा एकदम ना, ऐसे समझो। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, उसका किण्वन हो जाएगा। किण्वन वही प्रक्रिया है, आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप डालोगे, जो लोग जलेबी बनाते हुए कभी देखना, जैसे उसको छोटा छोटा दाना रहेगा डालेंगे ना, पूरा एकदम इतना मैदा टाइट रहेगा, उसको एकदम पतला कर देगा, और उसके बाद उसको छान देंगे। ठीक, तो ये क्रिया कहलाएगा कौन सा विधि। लेकिन इसमें जो ऊर्जा आपको मिलेगा, यहाँ कितना ऊर्जा मिल रहा था, 673 किलो कैलोरी ना। और यह कहाँ किसके रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट ना, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और यहाँ जो किण्वन विधि हुआ है, इस किण्वन विधि में वायु की अनुपस्थिति में हुआ अनाक्षी श्वसन, इसे हम लोग कौन विधि भी कहते हैं, इसे किण्वन विधि भी कहते हैं। यह कोशिका में कोशिकाओं में जब होता है तो इससे केवल कितना परसेंट आपको मिलता है एनर्जी, 5%। बाकी ऊर्जा हमको नहीं मिलता। जो ग्लूकोज आपको तोड़ा गया है, वो ग्लूकोज फिर से बदल जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के रूप में याद करिए, आपको जब पाचन पढ़ा रहे थे बताए थे कि ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो उसको संचित करके रखने के लिए क्या होना चाहिए, ग्लाइकोजन बनना है। ग्लूकोज को आप संचित नहीं कर सकते, ग्लूकोज अगर संचित हुआ तो आपको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज बताए थे। अगर जिसके शरीर में इंसुलिन काम करना बंद कर दिया, ग्लूकोज इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। याद करिए, बताए थे जब ग्लूकोज माने आपका क्या, ग्लूकोज, हाँ सुनो, जब ग्लूकोज क्या हुआ, एक ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, शुगर। और ग्लूकोज को कम करने का काम कौन कर रहा था, इंसुलिन। और वो कम करके किस में बदल दिया जा रहा था, लीवर के द्वारा। हाँ, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को किस में, जो ज्यादा ग्लूकोज है, जितना जैसे आप बोलने में लगा दिए या फिर कोई काम करने में खर्च कर दिए, वो तो खर्च हो गया। लेकिन जो ग्लूकोज बच गया वो किस में बदल दिया जाएगा, कौन बदलेगा, लीवर। कौन बदलेगा। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसी स्थिति में इसको सक्रिय करने का काम अग्नाशय में स्थित अल्फा सेल का ग्लूकेगान, कौन, ग्लूकेगान, इसको एक्टिव कर देगा और ये फिर किससे में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। तो ये केवल कितने परसेंट को करेगा, 5%। कितने परसेंट को, 5। यह वायु की अनुपस्थिति में होगा। इसे किण्वन विधि भी कहते हैं। ईस्ट तथा जीवाणुओं में तोड़ करके क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीकरण कर दिया जाता है किसी चीज का, वही कहलाता है क्या, किण्वन विधि। ठीक, अब दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, उतारो इसको। ना, अब आपने देख लिया वायवी और क्या, अवायवी ना। ऑक्सीजन के आधार पर श्वसन के कितने प्रकार, 2। एक को आपने कहा वायवी श्वसन और एक को कहा अवायवी। वायवी श्वसन माने वायु की उपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति में होगा तो यानी ये घटना जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। और जो वायु की अनुपस्थिति में उसे क्या कहेंगे, अवायवी। देखिए, अवायवी आपको अच्छे समझना है, अवायवी। अब बताओ, अवायवी श्वसन या इसी को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। यह कहाँ होता है, अगर आपसे पूछ ले तो जीव द्रव्य में होगा। कहाँ होगा, जीव द्रव्य में। तो इसे जीव द्रव्य वाला श्वसन भी कहते हैं। ये कहाँ होता है, जीव द्रव्य में, उसका के जीव द्रव्य। और ये वाला जो हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ होगा, जीव द्रव्य में। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की। इसी को एक विधि और कहते हैं, कौन विधि, किण्वन विधि। किण्वन विधि, किण्वन, बार बार कह रहे हैं किण्वन ऐसे रहेगा, किण्वन विधि न, इसका क्या नाम है, किण्वन विधि। तो किण्वन विधि भी कहते हैं। ये किण्वन विधि के कई 2 प्रकार होते हैं, एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक अम्ल का किण्वन। ये किण्वन कितने प्रकार का, अगर आपसे कोई किण्वन पूछे तो क्या बताओगे, 2 परिभाषा लिखा दिए। एक ही आप याद करिएगा
इष्ट तथा जीवाणुओं में न कोशिका द्रव्य में के बाहर होने वाले ऑक्सीकरण को, किसमें? इष्ट तथा जीवाणुओं में। किसमें? देखो हम लिख देना 60 में, इष्ट और कहाँ? जीवाणु। याद करके रखना, अगर ये प्रश्न आ गया तो आप लिखना अच्छे से, इष्ट तथा जीवाणु में, इष्ट और जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य के बाहर, कहाँ? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब समझ रहे हो ना, जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के बाहर होने वाले ऑक्सीकरण को, क्या? ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। बता लोगे? जीव द्रव्य के बाहर या इष्ट और जीवाणुओं के न बाहर होने वाले कोशिका जीव द्रव्य के बाहर होने वाले ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन आप बता लोगे? ये किण्वन माने सीधा तोड़ देना, एकदम उसको छोटे छोटे में तोड़ देना। इसमें ऊर्जा बहुत कम मिलता है, ऊर्जा के रूप में हम केवल 5% यूज कर पाते हैं, बाकी सब फिर पुनः बदल जाता है न। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता लोगे कि किण्वन किसे कहते हैं? एक परिभाषा और लिखा है, लेकिन ये वाला ज्यादा सिंपल है। इष्ट और जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य के बाहर होने वाले ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण तो होता है, श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये तो जानते ही हो, और ये होता कहाँ है? कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य के बाहर। तो आप समझ जाओगे ये भी, तो यहाँ कोशिका द्रव्य ही लिख देना तो ज्यादा क्लियर रहेगा। जीव द्रव्य की जगह क्या लिख दो? कोशिका द्रव्य। जहाँ जैसे वहाँ माइटोकॉन्ड्रियम हो रहा था, यहाँ कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य की जगह आप क्या लिख दो? कोशिका द्रव्य, ज्यादा क्लियर रहेगा। कहाँ? कोशिका द्रव्य। देखो इसका आप पहले रिएक्शन लिख लो, तब हम किण्वन के प्रकार बता दें। इसका देखिए रिएक्शन, इसमें बनेगा क्या? एथाइल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथाइल एल्कोहल। देखो C6, देखो परिभाषा दिया होगा वहाँ, C6H12O6 प्लस 6O2। देखो यहाँ, ठीक, यहाँ बनेगा 2C2H5OH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो मिलेगा एटीपी के रूप में, और 27 किलो कैलोरी। अभी आपको वहाँ कितना मिल रहा था? 673 किलो कैलोरी। और यहाँ देखो ऊर्जा, सोचो ये 27 ही है, वहाँ 673 किलो कैलोरी। तो यानी ऊर्जा किसमें ज्यादा मिल रहा है? वायवी में कि अवायवी में? वायवी में। तो ये वाला क्रिया हम लोगों में होता है? नहीं, ये क्रिया हम लोगों में नहीं। ये कहाँ होगा? इष्ट और मनुष्य में होगा तो आदमी मर जाएगा। ऊर्जा कितना चाहिए आपको? 673 किलो कैलोरी एक बार मिल रहा है, और ये 27 से कितना जियोगे आप ना? तो समझ गए। और ये इसमें बनेगा, उत्पाद क्या बनता है? इसमें इथाइल एल्कोहल बनता है। देखो इसमें बना क्या? इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र है, यानी यहाँ इथाइल एल्कोहल के रूप में क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। यह है क्या? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ठीक, इथाइल एल्कोहल मिलता है। तो यानी किण्वन के विधि या अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद ऊर्जा के रूप में क्या मिलता है? 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, और क्या मिलता है? इथाइल एल्कोहल। जबकि इसके पहले आपने देखा था जो वायवीय श्वसन था, वहाँ यहाँ पर क्या मिल रहा था? इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। 38 एटी वही 673 किलो कैलोरी। ठीक, तो देखो वहाँ और यहाँ में अंतर दिख रहा है कुछ? यहाँ हम लोग कितने परसेंट यूज कर रहे हैं? 27, यानी 5%। अब देखो ध्यान से आगे, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ना, हम चाहे डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दें। अभी बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन, श्वसन आसान है, ये वाला समझना ठीक ठाक है। ठीक, आगे देखो इसी में इसके 2 प्रकार हो जाएंगे। किण्वन की कितने प्रकार? 2। यहाँ खींचे तीर, यहाँ से देखो हम लिख रहे हैं 2, यहाँ दिखेगा ना, यहाँ देख लो ऊपर दिख रहा है। एक को हम कहेंगे एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, एल्को, और दूसरे का नाम रहेगा लैक्टिक अम्ल का किण्वन, लैक्टिक
अम्ल का किण्वन, अम्ल का किण्वन, लैक्टिक अम्ल का। ठीक, अब देखो ये एल्कोहलिक अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें एल्कोहल मिलेगा। इसमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। तो एल्कोहलिक जो है ये 2 चरणों में, कितने चरण में संपन्न होगा? 2। तो इसको याद करके रखिएगा, यही पूछेगा। एल्कोहलिक किण्वन, यहाँ किण्वन लगा रहेगा ना। एल्कोहलिक किण्वन कितने चरण में संपन्न होता है? हाँ, ये याद करके रखिएगा, 2 चरण में। पहला, यह 2 चरणों में संपन्न होता है, 2 चरण में संपन्न। दूसरा, इसमें क्या मिलता है? इसमें संपन्न न इसमें 2 चरणों में संपन्न होगा। इसमें एथाइल एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथाइल एल्कोहल। तो इसमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा? एथाइल एल्कोहल। हाँ, एथाइल एल्कोहल देखो मिला होगा, बनाया होगा एथाइल एल्कोहल। एल्कोहलिक किण्वन देखो लिखा है वहाँ ना, तो उसमें ये बना भी होगा। अब इधर देखो लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूध को ना, दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ये लैक्टिक अम्ल दूध को खट्टा कर देता है। दूध को क्या करता है? खट्टा या दही बना देता है। दूध को क्या करता है? और वही लैक्टोबैसिलस दही में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं ना। और यह जब लैक्टिक अम्ल, ये जरूरी नहीं है कि दूध को दही बनाए ही, और भी काम करता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपकी कोशिकाओं में भी जमा हो जाता है। जब आपको ज्यादा थकान लग जाती है तो आपकी कोशिकाओं में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड से, जैसे आपको ऑक्सीजन अगर बराबर नहीं मिला, जैसे आप कोई काम लगातार कर रहे हैं, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिला, तो आपके मांसपेशियों में, कहाँ? मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्या जम जाएगा? लैक्टिक अम्ल, और आपको दर्द होगा। टच करोगे तब भी, जैसे मांसपेशियां यहाँ पैर के पीछे वाला, यहाँ आपको मिलेगा मांसपेशी, यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा। दौड़ने वाले खिलाड़ी के यहाँ भी दर्द होता है ना। तो जहाँ जहाँ मांस है वहाँ जमने का चांस क्या है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है कब? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, लगातार बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, धावक जैसे हैं, तो उनके यहाँ मांस मानी जांग में क्या होने लगता है? दर्द। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो क्या बन गया है? ऑक्सीजन की कमी हुई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा? दर्द। तो समझ गए? यह दूध को क्या करता है? दही बना देता है। दूध के शर्करा को देखो लिखा होगा सब, तुम लोग कुछ पता नहीं, पढ़ के आते नहीं हो। दूध के शर्करा को लैक्टिक अम्ल बना देता है, लैक्टोबैसिलस में बदल देता है, यानी खट्टा कर देता है। सीधा लिखो, क्या कर देगा? खट्टा। ठीक, तो खट्टा कर देगा, और यही आपके मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो आपको क्या होता है? दर्द। लैक्टिक अम्ल जमा होने पर मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द। तो मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ठीक, ये इस तरीके से आपका कवर हुआ। किण्वन कितने प्रकार का? 2। किण्वन कितने प्रकार का? 2। एक को एल्कोहलिक किण्वन, दूसरे को लैक्टिक अम्ल का किण्वन। लैक्टिक अम्ल का किण्वन आप समझ गए। एल्कोहलिक किण्वन क्या है ये बता दिए। लैक्टिक एल्कोहलिक किण्वन कितने चरण में संपन्न होगा? 2 चरण में। इसमें अंतिम उत्पाद एथाइल एल्कोहल बनेगा। लैक्टिक अम्ल का किण्वन यानी दूध के शर्करा को लैक्टोज में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है, और कभी कभी आपकी मांसपेशियों में जम जाता है, तो आपको क्या लग जाता है? थकान और दर्द होता है जिस जगह पे लैक्टिक अम्ल जमता है। ठीक, और बाद में जब ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, आप दवा खा लेते हो तो सही भी हो जाता है। ठीक, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखो क्या है? श्वसन की अवस्थाएं। इसको उतारो तब। श्वसन की 3 अवस्था देखते हैं हम लोग। अब आपको दोनों पता चल गया। ठीक, ये भी बता दिए और ये भी बता दिए। किण्वन बता दिए क्या होता है। ईस्ट और जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य के बाहर होने वाले ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन 2 प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक किण्वन और एक लैक्टिक अम्ल का किण्वन। ये एल्कोहलिक
किण्वन जो है 2 चरण में संपन्न होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। और इस तरफ जो होगा यह दूध में दूध के शर्करा को लैक्टिक एसिड नामक बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध क्या हो जाता है, खट्टा और दही का रूप धारण कर लेता है। और वही दही में जो कीटाणु होते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक। और इधर कभी कभी मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन की पूर्ति न होने पर, जैसे आप ज्यादा काम कर दोगे तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या जम जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। फिर ये ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदला है तो इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, तो ये लैक्टिक अम्ल फिर कहाँ चला जाएगा, कोशिका के द्वारा लीवर के पास, और लीवर जो है उसे ग्लाइकोजन में तोड़ देगा, और ग्लाइकोजन में टूट कर पड़ा रहेगा। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आपके अग्नाशय से निकला अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान उस ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ देगा ग्लूकोज में, और फिर उस ग्लूकोज को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक। दूसरा वही हेडिंग दिया है एटीपी। क्या एटीपी, यहाँ देखो हम मिटा दें अब ना, इधर देखो एटीपी अब क्या है। एटीपी का देखो हेडिंग क्या दिया है, वहाँ ब्रैकेट में दिया होगा, एटीपी ऊर्जा की मुद्रा। अब देखिए एटीपी ऊर्जा की मुद्रा ना, जो भी है, हाँ, एटीपी मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा देखो, ध्यान से सुनो इसको मुद्रा क्यों कहते हैं। जैसे आपके पास पैसा है, ठीक, अगर आपको कुछ भूख लगा, खाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो उस पैसे का उपयोग करके आप कर सकते हो। हाँ, तो इसी तरीके से आपके पास एटीपी है, ये समझो एकदम सिक्का है। एटीपी इस तरीके से क्या है, एक सिक्का ना, इसमें पड़ा क्या है, ऊर्जा पड़ा है। क्या पड़ा है, ऊर्जा। लेकिन इस रूप में जो ऊर्जा है ना, इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। जैसे आप पिसान घर में धर लो ना, आटा रख लो। अब हाँ, पिसान आटा, वही भैया गांव में पिसान ही कहते ना, बस पिसवाए है पिसान हुई है ना, तो आटा कहते हैं। तो वही आटा डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, उसमें ऊर्जा है ये आप जानते हो, लेकिन उसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये एटीपी भी होता है। एटीपी ऊर्जा के रूप में संचय। से पैसा आपने रखा है कोई भी, तो डायरेक्ट उसको खाते हो क्या, उसका यूज करके आप कुछ भी सामान खरीदते हो। तो इसी तरीके से ये एटीपी किसके रूप में आपके शरीर में संचित है, ऊर्जा के रूप में। लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज तब कर पाओगे जब यही एटीपी, देखो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, 2 बार लिख दिए, एडिनोसिन डाई ट्राईफॉस्फेट। क्या ट्राई, टी मतलब ट्राई और फॉस्फेट, सही है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे पड़ा है, कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन जब यही एटीपी, ध्यान से सुनो, यही एटीपी किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, तो ये बदल जाएगा एडीपी में, और इस एडीपी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इस एडीपी को हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक, डाईफॉस्फेट। तो अब देखो यही कहलाता है ऊर्जा मुद्रा। जब हमें जरूर, देखो आपके शरीर में एटीपी ऊर्जा के रूप में संचित है, और जब हमको जरूरत पड़ती है तो यह एटीपी किससे क्रिया करके, जल से क्रिया करके एटीपी एडीपी में बदल जाता है। और यही एडीपी जब हमको कार्य करना होता है तो कार्य करने के लिए क्या प्रदान करती है, क्षमता। तो यही काम हो जाता है एटीपी मानव शरीर के लिए। किसका काम कर रही है, ऊर्जा का मुद्रा। यानी लेकिन ये काम कब करेगा, जब आपको क्या मिले, जल। अब जल आप कई तरीकों से ले सकते हो। सांस लेने के दौरान भी आप जल को ग्रहण करते हो, ये मत सोचना कि नहीं करते हो। अब ये डिपेंड करता है वातावरण पे। अगर वातावरण ज्यादा ठंड वाला है तो आप सांस लोगे तो उसमें क्या जाएगा, हवा जो है नम वाली हवा जाएगी, नमी वाली। देखो कभी कभी आप सुनते होंगे कि छोटा लड़का है, ये ठंडी ज्यादा लग गई, इसके फेफड़े में पानी भर गया, जिसे न्यूमोनिया कहते हो। न्यूमोनिया सुने हो, फेफड़े में अगर पानी भर जाए, उसकी मेम्ब्रेन जो है, उसके मेम्ब्रेन में अगर पानी भर जाता है तो वही न्यूमोनिया कहलाता है। फिर उसको भाप दिलाया जाता है ना, मुख में लगा के भाप, तो पानी जो है ना उसको क्या करता है, धीरे धीरे भाप बना के वहां से उड़ा दे। जैसे सोचो
अगर आपने केतली में पानी रख दिया तो नीचे से गर्म करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब इस फेफड़े में जो मेम्ब्रेन लगा है, झिल्ली है, उसी झिल्ली में क्या भर गया है, बूंद बूंद पानी। छोटा बच्चा है, उस खींच लिया, अब वहाँ पानी चला गया इसमें। मान लो हम लोग हैं तो किसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन अब छोटा लड़का है तो उसको पानी भर गया है। अब इस पानी को उड़ाने के लिए इसके मुख पे लगा दिया जाएगा गर्म भाप। अब गर्म भाप इन छोटे छोटे बूंदों को क्या कर देगा, उड़ा देगा। जब उड़ा देगा तो उसको जो हाँफ रहा है लड़का, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए? तो यही निमोनिया का कारण बन जाता है। इसी में जो ये छोटे छोटे बूंद इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को कहते हो क्या, निमोनिया। और यही निमोनिया अगर बड़े साइज का हो गया तो कोरोना। यही निमोनिया बड़े साइज का हो गया क्या, कोरोना। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, एल्वियोली जब देखेंगे तब ना। एल्वियोली यानी गुच्छा है, ये इकट्ठा करता है। तो इसी तरीके से ये पानी, मत सोचना कि जो हम पीते हैं बस वही उसी से पानी मिलता है। आप अगर नमी वाले स्थान पे जाएंगे तो हवा खींचेंगे तो आपके साथ हवा के साथ साथ नमी भी आप ग्रहण कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि केवल हवा ही जा रहा है, नमी भी बाहर सांस के अंदर का, हाँ, मुंह में जा रहा है। आप कभी देखना ठंडी के मौसम में हा करना, देखो यहाँ बूंद बूंद करके पानी भी निकलेगा हाथ पे। समझ गए? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। एटीपी क्या है? एटीपी मानव शरीर के में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर पाते। जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यही एटीपी जल से क्रिया करके एडीपी में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। ठीक, अब श्वसन की अवस्थाएं आ जाएगा। अब आगे क्या पढ़ना है, श्वसन की अवस्था। श्वसन की 3 अवस्थाएं होंगी, बाह्य श्वसन, कोशिकीय श्वसन या उत्कीय श्वसन न कल आएगा। यही तीनों की तीनों अवस्थाएं हैं। इन तीनों के विषय में हम लोग क्या पढ़ना है और समझना है ना। कोशिकीय श्वसन, उत्कीय श्वसन और बाह्य श्वसन। और ये बाह्य श्वसन जो होगा ये 2 प्रकार का, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ना। इसको उतारो तब हम लोग लिखना चालू करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। चलो अब बताओ, अब श्वसन आक्सी श्वसन हो गया, अनाक्सी। अनाक्सी श्वसन को किण्वन भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक अम्ल का किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन क्या है? हाँ, एल्कोहलिक किण्वन तो जो चरण में संपन्न हो, इथाइल अल्कोहल बनाए। लैक्टिक अम्ल का किण्वन यानी दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर दे या खट्टा कर दे। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों में भी लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे आपको दर्द होता है। ये जमा हो ही जाएगा। आप कभी धान में आप खाद छिड़िए ज्यादा, देखिए बाल्टी पकड़े रहे, जिस हाथ से पकड़ेंगे ना वो कई टाइम तक ऐसे पकड़ा रहेगा, जिस वजह से इसमें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो फिर यहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाएगा, आपको दर्द होगा। या फिर आप ज्यादा, जैसे अभी कांवर के समय भोलेनाथ का कांवर ले जाइए तो आप जो पैर से डोलता है ना, जो ज्यादा डोल दिए हैं वहाँ देखो यहाँ जम जाएगा, तो 1-2 दिन तक उनको दिक्कत होती है। अब सोचो यही जमा रह जाए, भगवान सोचो कितना अच्छे से बनाए हैं कि ये जो लैक्टिक अम्ल जमता है, अगर दवा खाएंगे तो जब बहुत तेजी से ये लैक्टिक अम्ल जमा हुआ लीवर के पास पहुंच जाता है। दवा क्या करता है? दवा एक्टिव कर देता है। जैसे दवा का कोई काम नहीं है, जैसे एंजाइम का काम करता है, झगड़ा को बढ़ाना या घटाना। जैसे आपको उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक का मतलब होता है झगड़ा को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। जैसे तू से कहत है, 2 जने रहत है, 1 जने और क्यों आई, आपस में झगड़ा करे रहन ना। जब आपस में झगड़ा किए हैं तो आप क्या करते हो? इतने औकात बा, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। अब जब औकात 4 दिए कहो न, आ गया गुस्सा न हो कि अपन जुनून में आए मार दे उन्हें, तो ये क्या है? हार्मोन स्रावित हुआ और हाँ मार दिए। समझ गए ना? तो बस यही काम किया कौन? यहाँ शरीर में। ये जो आपका यहाँ था, जब आपने दवा खाया, डॉक्टर दवा दिया तो ये तुरंत का तुरंत लीवर इसको क्या करना चालू कर दिए? एब्जॉर्ब। क्योंकि लीवर के पास ही दवाइयाँ जाके पचती है। जब दवा पचना सिखाएंगे, बताएंगे तो आपको बताएंगे दवा को निष्क्रिय करना। याद करिए, जहर को निष्क्रिय करना और जहर को सक्रिय करने का काम लीवर करता है। तो यही लीवर हमारे दवा को भेजता भी है, कहाँ कितना भेजना है ना। और पूरा जितना भी आप दवा खाते हो, कंप्लीट दवा, कोई भी दवा, दुनिया का कोई भी दवा हो, 100% लीवर उसको आपके शरीर को नहीं देता। कुछ % उसको क्या करता है? निष्क्रिय करके तभी आपके शरीर में भेजता है, डायरेक्ट कभी नहीं देता। समझ गए? तो ये लीवर जो है, यहाँ से लैक्टिक अम्ल, अगर आप दवा नहीं खाएंगे फिर भी ठीक होगा, तब इसको पढ़ना पड़ेगा किस जगह पे लैक्टिक अम्ल जमा है। जब ये समझ जाएगा, ब्रेन इसको बताएगा लीवर को कि संदेश देगा लीवर के पास, लीवर कहेगा अच्छा यहाँ जमा है, तो इसको क्या करेगा?
इसको यहाँ से उठाएगा लैक्टिक अम्ल को और उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लाइकोजन में। किसमें? और ग्लाइकोजन को स्टोर किया जा सकता है और यही ग्लाइकोजन स्टोर करके पड़ा रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी आपको ग्लूकोज यानी ऊर्जा की तो वही ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। लेकिन ये ग्लूकोज अपने आप बदलेगा नहीं, इसको बताने का काम करेगा ग्लूकेगान, अग्नाशय से निकला हुआ ग्लूकेगान। अब सोचो ये सब क्रिया समझ रहे हो ना कैसे कैसे हो रहा है, पूरा आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो सब बता दिए हैं पहले। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है प्रक्रिया। आगे हम लोगों को देखना है श्वसन की अवस्था, यही है ना, श्वसन की अवस्थाएं लिखो। श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्थाएं, अवस्थाएं, श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? तो श्वसन की 3 अवस्था क्या क्या नाम है? बाह्य श्वसन, पहला बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक या उत्कीय श्वसन, आंतरिक या उत्कीय श्वसन, ऊतक श्वसन, और तीसरा कोशिकीय श्वसन। कौन सा? कोशिकीय श्वसन। ठीक, कोशिकीय श्वसन। ये ध्यान से सुनना, बाह्य श्वसन जो होगा ये कहाँ होगा? बाहर। जो भी श्वसन वातावरण में होगा उस श्वसन को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन देखो वातावरण में होने वाली घटना है और हम लोग अलग से पढ़ेंगे इसको। अभी देख लो इतना, ये भी 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक को हम कहेंगे अंतः श्वसन और एक को कहेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन है ना, इसी में श्वासोच्छ्वास आएगा। क्या इसी बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाएगा? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। देख लेना, एक बार गलत लिखे होंगे तो बना लेना। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही क्रिया कहलाती है क्या? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास यानी हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर, माने इन दोनों क्रियाओं को मिला करके श्वासोच्छ्वास कहलाता है। देखो श्वासोच्छ्वास आता है, पूछता भी है पेपर में, ब्रीदिंग किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया ही ब्रीदिंग कहलाती है। सांस को आपने अंदर खींचा और फिर बाहर फेंका, इन दोनों क्रियाओं को अगर हम मिला दें तो यही कहलाता है क्या? ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। अब ये श्वासोच्छ्वास देखिए, आप 2 काम कर रहे हो। एक काम आप कर रहे हो, सांस को अंदर ले रहे हो और उसके बाद दूसरा काम क्या कर रहे हो? बाहर। तो अंदर लेने को कहा जाता है निःश्वसन। अंदर लेने को क्या कहते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन, नी नहीं, निःश्वसन, निःश्वसन। और दूसरा कहलाता है निःश्वसन। निः यानी निःश्वसन न, अंग्रेजी में याद करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में याद करेंगे कंफ्यूज रहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहिलेशन, हिलेशन, और उसको कहते हैं इनहिलेशन। इन मतलब होता है अंदर। आप लोग कहते होंगे मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। इन माने क्या? और एक्स माने बाहर। जैसे देखिए आप लोग मेमोरी चलाते होंगे, मेमोरी कार्ड, तो एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल माने आंतरिक और एक्सटर्नल माने क्या कहते हैं? इंटरनल स्टोरेज। अरे छोड़ो, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल माने अंदर वाला, एक्सटर्नल माने, तो यहाँ से इन जहाँ लगा समझ जाइए अंदर, तो निःश्वसन याद करिएगा, निःश्वसन। और यहाँ निह है क्या? निह। तो निःश्वसन क्या है? इनहिलेशन, इनहिलेशन। अब इनहिलेशन देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? किसी चीज गैसों को क्या करेंगे? गैसों को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन। अब देखो इसमें कई चीजें आ जाएंगी। आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन, अब वातावरण में ऐसा तो है नहीं कि आप छान छान के ले लेंगे ना, जितना भी वातावरण में है। अब ऐसा तो है नहीं चलो चलो हट जाओ कार्बन, जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। हटो कार्बन, हटो नाइट्रोजन, हटो, जिसकी जरूरत है वही लेंगे, नहीं। तो आप क्या क्या करोगे?
आप जो भी वातावरण में है सबको खींचोगे, देख देख कर खींचोगे सबको। तो ऑक्सीजन भी लोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड भी लोगे, नाइट्रोजन भी लोगे और आर्गन भी लोगे। ये सब चीजें आप लोगे। ऑक्सीजन 21% है, 20 दशमलव समथिंग है ना, 20.09%, लेकिन 21% लिख लो। ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये नाइट्रोजन 78% है। आर्गन जो है ये 0.093% है ना, 0.093%। ये कौन है? आर्गन गैस। अब ये तो हुआ आप जब भी सांस लेते हो तो सांस के साथ इतना चीजों को आप क्या करते हो? बहुत सारी गैसें हैं लेकिन मेन यही 3 गैसें हैं। इन्हीं तीनों को आप क्या करते हो? ग्रहण करते हो। तो आपने लिया कितना ऑक्सीजन? 21। बताओ जो भी जीव जंतु हैं वो किसको ज्यादा ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। तो यानी अब ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे कि फेंक देंगे? उपयोग। अब ये बाहर निकालने वाला काम हो गया। ये सब क्या किया गया है? अंदर लिया गया है और बाहर निकाला जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा केवल 16 से 17%, बाकी सब यूज किया जाएगा। कितना परसेंट यूज कर लोगे? 4%। कितना परसेंट? 4 से 5% आप क्या कर रहे हो? उपयोग। ये है उपयोग करना। तो जो हमने गैस को लिया है उसको हम क्या करेंगे? उपयोग कर लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन को लिया था आपने 21, बाहर फेंक दिया 16 से 17%, यूज कर लिया 4 से 5%। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लिया था कितना? 0.03%, और इसको फेंक देंगे आप कितना? 4 से 5%। 4 से कितना? तो 4 से 5% याद करके रखिएगा। 4 ज्यादा देता है पेपर में, लेकिन हम बता 4%, 3%, 5% कुछ भी करीब वाला दिया रहे तो आप जानते हो। ये 4% देखो जो ये आप ऑक्सीजन लिए, वो जितना आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो उतना क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड बात देख लो, यहाँ यही यूज कर रहे हो। इसको क्या कर रहे हो? बाहर निकाल दे रहे हो। नाइट्रोजन का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फेंक दे रहे हो, 78%। समझ गए? और आर्गन भी, ये भी पूरा फेंक दोगे। आर्गन लिखो या न लिखो कोई जरूरत नहीं है। आर्गन 0.093%। ठीक, तो ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। पूरा यही हेडिंग लिखिएगा। जब श्वासोच्छ्वास आए तो आप कहिएगा श्वास को अंदर लेना तथा बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन माने जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम निःश्वसन। सांस को अंदर लेते समय हम इतने गैसों का उपयोग करते हैं, बाहर वातावरण में जो भी गैसें हैं सबको लेते हैं, और निकालते समय हम ऑक्सीजन को 16 से 17% निकालते हैं, 4 से 5%। लिए कितना हो? 21। निकाल कितना रहे हो? यूज कितना कर रहे हो? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिया कितना था आपने, लेकिन निकाल कितना रहे हो? ये 4 से 5 कहाँ है? जो आपकी क्रिया चल रहा है पूरा C6H12 वाला ना कंप्लीट। अभी आपको जो बताए हैं पूरा क्रिया नहीं शुरू में बताए थे, वह ऑक्सीश्वसन और वायवी और तो वहाँ वाला ये निकल रहा है। नाइट्रोजन आपने जितना लिया था उतना निकाल दिया। ये तरीका है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक, उतार लो।